हे गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है द प्रियम्बल। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है प्रियम्बल। चलो फिर देखते हैं कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। हाँ, कैसा दिखना है। सबसे पहले देखो, समझो कि प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल एक इंडेक्स की तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि इंडेक्स तो जानते हो ना क्या होता है। जैसे बुक में तुम्हारे इंडेक्स दिया होता है ना, उस इंडेक्स को देखने के बाद क्या समझ में आता है, यही ना कि उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, यही समझ आता है ना। तो तुम इजीली पता कर सकते हो कि इस बुक में किस बारे में दिया गया है पूरी बुक में, ठीक है, एक समराइज फॉर्म में। तो इसी तरह से प्रियम्बल भी है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो सब समझ आ जाता है, ठीक है। अब कोई अगर पूछेगा कि प्रियम्बल क्या है तो तुम चैप्टर और इंडेक्स करोगे नहीं, है ना, एक प्रॉपर लैंग्वेज में बताओगे। तो सुनो, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल अ बुक। आ रिटन डॉक्यूमेंट एक इंट्रोडक्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है इट्स पर्पस, या फिर ऐसे भी कह सकते हो प्रियम्बल हाईलाइट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करता है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ द प्रियम्बल लुक्स लाइक। सी, ये तुम्हारी बुक में इस तरह से फ्रंट पेज में ये इमेज इस तरह से दी होगी, ये प्रियम्बल है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन कीवर्ड्स इन इट। इसमें जो कीवर्ड्स दिए हैं, जो ये हाईलाइटेड हैं रेड कलर से, इनको हमें समझना है कि ये क्या कहते हैं। यही इम्पॉर्टेंट है पूरे प्रियम्बल में, ठीक है। फर्स्ट वन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी तो उन्होंने सिर्फ अपने थॉट्स एंड व्यूज़ को ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बल्कि कंट्री के हर एक सिटीजन की सोच, सोसाइटी को देखते हुए उनके लिए लिखा गया कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। मतलब हम इंडियंस ने इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में कॉन्स्टिट्यूट करने और अपनी सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। संकल्प का मतलब ओथ ली है, प्लेज लिया है, ठीक है। अब संकल्प तो ले लिया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि किस बात का संकल्प लिया है, ठीक है। क्या है ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या होता है, ज़रा डिटेल में समझाइए। तो समझा रहे हैं, रुको ज़रा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़, मैटर्स में बोलने का राइट सिर्फ हम इंडियंस को है, लेकिन किसी और देश की गवर्नमेंट को हमारी कंट्री के इंटरनल इश्यूज़ में बोलने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है जहाँ पे कोई और कंट्री की गवर्नमेंट हमारे इंडिया के इश्यूज़ में इन्वॉल्व या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकती। समझ रहे हो? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड वन इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है हिंदी में समाजवादी। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, सामाजिक। सोशल होंगे, तुम में से कुछ लोग होंगे जो बहुत सोशली एक्टिव रहते हो, समाज सेवा जिसको कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को ज़मीनें यानी कि लैंड एंड इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप यानी मालिकाना हक को खुद रेगुलेट करना चाहिए। एक तरह से नेशनलाइजेशन, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ओनर होते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं और सिर्फ रिच पीपल को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए बोला है कि वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। और एक बात, जो हम टैक्स पे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे किसका फ़ायदा है, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होता है। कैसे? जब आप जिस रोड पे आप चलते हो उसका पैसा अलग से तो देते नहीं हो, कोई मांगता है, नहीं मांगता है। सेफ़ एंड सिक्योर आप अपने घर में हो, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है।
हम टैक्स पे करते हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। जो गरीबों के लिए स्कीम निकाली जाती हैं वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर से तो आता है। कहने का मतलब ये है जो हम टैक्स पे करते हैं वो सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट कीवर्ड, सेक्युलर। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सोशलिस्ट नहीं है, यहाँ पे सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब इंडिया में हम सबको पूरी फ्रीडम है किसी भी धर्म को अपनाने की। वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि यही फॉलो करना है। गवर्नमेंट सभी रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस को इक्वली रिस्पेक्ट करती है। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, इसका तो पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा है, डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर। तो क्लियर होगा कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। फिर भी सुन लो, समझा देते हैं। डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। गवर्नमेंट ऐसी डेमोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग पूरी पॉलिटिकल राइट्स को इक्वली एंजॉय करते हैं। इलेक्ट देयर रूलर्स। India is a democratic country because here the rulers are elected by the people. The government in power runs according to some basic rules written in the constitution. जैसा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ के जो इलेक्ट किए गए रूलर्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कंट्री के हेड को लोगों के थ्रू इलेक्ट किया जाना चाहिए। इलेक्टेड पर्सन होगा, कोई हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं होगा, कोई मोनार्क सिस्टम नहीं होगा। हेरिडिटरी का मतलब होता है आज जो नेता है तो कल उसका बेटा नेता बन जाए। ऐसा नहीं होगा, बेटा उसका ही नेता बनेगा जिसको देश की जनता ने खुद इलेक्ट किया हो। समझ गए? जैसे कि तुमने सुपर 30 में एक डायलॉग था ऋतिक रोशन का कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि नेता का बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो नेता बने, नेता वही बनेगा जिसको देश की जनता ने इलेक्ट किया हो। ठीक, समझ आया हेरिडिटरी क्या होता है? तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जस्टिस। ये तो जानते ही हो, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति, रिलीजन यानी धर्म एंड जेंडर। जस्टिस यानी कि न्याय को ध्यान में रखते हुए कहा गया है सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करना होगा। गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करे, स्पेशली उनके लिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट वन इज़ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, अपने थॉट्स को सामने रखने का पूरा राइट है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये जो मीडिया हर एक इशू को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं और टीआरपी गेन करने के लिए सिर्फ, तो गलत को सही और सही को गलत बोलते हैं। तो कभी सोचा है कि इनको कोई चुप क्यों नहीं कराता? क्यों चुप कराएगा भैया? क्योंकि इनके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताएं हम तुमको लिबर्टी की। लिबर्टी किस तरह की फ्रीडम है, लिबर्टी को समझाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी सिंपल है, मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने हर कोई बराबर है। कैसे? अरे भाई, कोर्ट में जब जाते हो जज के सामने तो जज तुमसे ये नहीं कह देगा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, या फिर तुम रिच नहीं हो इसलिए हम तुम्हें न्याय नहीं देंगे, तुम्हारा कोई फैसला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेगा ना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की विचारधारा मीन्स आइडियोलॉजी ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। समझ गए? ये जो न्याय की अदालत में तुम्हें ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिखती है ना जो आँखों में बंधी होती है, क्यों बंधी होती है? इसलिए बंधी होती है कि उस कोर्ट में आने वाला हर एक इंसान जो इंसाफ मांग रहा है उसको ये नहीं देखते हैं कि ये किस जाति किस धर्म से बिलोंग करता है। उसके लिए हर इंसान बराबर है। इसके लिए लॉ के लिए, कानून के सामने हर कोई बराबर है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, फ्रैटर्निटी।
फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर. हमारे देश में सब मिलजुल के रहेंगे, किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन और कास्ट का ही क्यों ना हो. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रियम्बल. समझ में आया होगा आई होप. एंड अब 2 बातें और रह गई हैं, ये और जान लो, उसके बाद हम चैप्टर एंड करते हैं. जिसमें कि पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है हमने पहले भी बताया है. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लॉज रूल्स को चेंज करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इन्हीं एडिट्स एंड एडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं. ठीक है, ये अमेंडमेंट करता कौन है? ये अमेंडमेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री करती है. अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. ये 3 पार्ट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है. किस तरह से? सबसे पहले हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है. लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे होती है. लाइक लेजिस्लेटिव पावर इन सेंट्रल लेवल पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा. ठीक, लोकसभा और राज्यसभा क्या है? दीज आर द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. और स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद. मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के पास होती है. और अगर स्टेट लेवल पे देखा जाता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, इनमें जो मेंबर्स होते हैं जिनको एमएलए और एमएलसी बोलते हैं, इनके पास ये लेजिस्लेटिव पावर होती है. देखो, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है. जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लाइक यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है. ठीक है, और जिन स्टेट की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे यूनी कैमरल सिस्टम है. मतलब वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कह सकते हैं हिंदी में विधानसभा है. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन चारों के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे. लेकिन जब कोई लॉ बनाना होता है तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है वो लॉ बनाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं. ठीक है, और ये मेंबर्स कौन होते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह. ऑलराइट, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर सिंपल है, जो इन लॉज, बने बनाए लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव. जिनके पास जैसे हमारे आईएएस हैं, पीसीएस वगैरह हैं, ये होते हैं मेन जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है. ठीक, नाउ थर्ड वन इज़, लास्ट वन इज़ जुडिशरी. जुडिशरी का काम होता है सिर्फ जुडिशियल रिव्यू देना. कैसा रिव्यू देना? जो लेजिस्लेटर ने लॉज बनाए हैं, जो चेंजेस किए हैं, वो किस तरह के हैं. ये लेजिस्लेचर जो होता है जुडिशरी के पास जाता है कि लो भैया हमने लॉ बनाया है, चेक कर लो ये सही है या गलत. अगर जुडिशरी देखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसको डैमेज नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही है इनके बनाए गए लॉज, और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सही है, तो वो कंसेंट अपना देता है, अदरवाइज़ कैंसिल कर देता है ना. तो फिर जब लेजिस्लेचर के पास जाता है कैंसिल होके, तो फिर वो फिर से अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको पास कराया जाए, है ना. तो ये सब जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में चलता रहता है इनका गेम. बीच में एग्जीक्यूटिव तो सिर्फ एक मोहरा है जिसका काम बने हुए लॉज को एग्जीक्यूट कराना होता है. ठीक है, तो दीज 3 पार्ट्स in given in Constitution of India. So this is all about your second chapter, constitutional design. I hope सबको समझ में आया होगा. और इस चैप्टर से अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करना. एंड फॉर द PDFs and more doubts you can join my Telegram group, Skytrapper Official, where you got the PDFs of these lectures. All right, till then, be happy, be safe, and bye bye.